Yes, students, good morning, all of you. Welcome to my class of SST, class 7th. Today I will be completing the second chapter, which I have started in the previous week. New Kings and Kingdom, Part B. The pages are from 18 to 22. Now I am going to tell you a line by line description of your textbook in this form. Muhammad of God. He is also called Muhammad Ghori. Muhammad Ghori occupied the throne of Ghazni in 1173 century. He made Punjab as his base and started towards the Ganga Valley and Delhi. अब क्या हुआ? He had occupied the throne of Ghazni. He was the ruler of Ghazni in 1173 century. He made Punjab as his base and started towards the Ganga Valley and Delhi. पंजाब को उसने अपना बेस किंगडम बनाया और उसके बाद वो कहाँ पे मार्च करने लगा? गंगा वैली के थ्रू गंगा वैली की तरफ मार्च करने लगा और दिल्ली की तरफ ठीक है. Yes, Prithviraj Chauhan was the ruler of Ajmer in 1178 century. But later on Prithviraj conquered Delhi and defeated the Chandelas. अब क्या हुआ? 1178 सेंचुरी के अंदर who was the ruler of Delhi? Who was the ruler of Ajmer? Prithviraj Chauhan. He wanted to conquer Delhi, so he defeated the Chandelas. Muhammad Ghori defeated the ruler of Gujarat and then he marched toward Delhi and Ganga plain. अब मोहम्मद गौरी ने क्या करा? He defeated the ruler of Gujarat and after that he marched towards Delhi. He marched towards Delhi and Ganga plain. Okay, both Prithviraj and Muhammad Ghori wanted to occupy Punjab and Ganga region. इन दोनों की इच्छा थी कि वो लोग कौन से रीजन को ऑक्यूपाई करें? गंगा रीजन. क्यों गंगा रीजन ऑक्यूपाई करें? क्योंकि उस टाइम ये एरिया क्या था आपका? बहुत फर्टाइल एरिया था. द एम्बिशन लीड्स टू बैटल. और उनकी जो चाहत थी दिल्ली को कॉन्कर करने की, उसका रिजल्ट क्या हुआ? 2 बैटल फाइट हुई इन दोनों के बीच में. और कौन सी वो बैटल थी? द फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन दैट इज इन 1191 सेंचुरी एंड द सेकेंड बैटल इन द 1192 सेंचुरी. इन दोनों की इच्छा थी दिल्ली को ऑक्यूपाई करने की, पृथ्वीराज और मोहम्मद गौरी की. तो इस कारण 2 बैटल्स फाइट हुई थी. दैट इज द बैटल ऑफ तराइन. 2 battles of Tarain. First battle of Tarain was fought in 1191 century and the second battle fought in 1192 century. Now we are going to talk about first battle of Tarain. The first battle was fought between Prithviraj Chauhan and Muhammad Ghori, in which Ghori was defeated badly. He ran away escaping his life. अब क्या हुआ? फर्स्ट बैटल हुई थी 1191 सेंचुरी के अंदर और वो किसके बीच में हुई थी? पृथ्वीराज चौहान एज वेल एज मोहम्मद गौरी. रिजल्ट क्या होता है इस बैटल का? कि जो ये गौरी था, मोहम्मद गौरी, ही वॉज डिफीटेड बैडली. उसने अपनी जान बचा के कहाँ पे भागा? गजनी भागा. Then he returned back after 1 year with a large army with full preparation. और फिर पूरे ठीक 1 साल बाद वापस वो लौटा इंडिया एंड ही अटैक दिल्ली. अब इस बार वो क्या था? फुली प्रिपेयर्ड था. In the meantime, Prithviraj was able to gain full support of the kings of Northern India. इसी बीच के 1 साल के अंदर जो पृथ्वीराज चौहान था उसने ना अपना फुल सपोर्ट गेन कर लिया था. सारे जो नर्दर्न इंडिया के रूलर्स थे उनसे फ्रेंडशिप कर ली थी. सिर्फ एक ऐसा रूलर था जयचंद ऑफ कन्नौज जिसने पृथ्वीराज के साथ फ्रेंडशिप नहीं करी थी. ही वॉज जेलस ऑफ पृथ्वीराज. ही वॉन्टेड टू ऑक्यूपाई दिल्ली. और वो जो दिल्ली ऑक्यूपाई करना चाहता था
और इसी उसकी वीकनेस का फ़ायदा किसने उठाया? मोहम्मद गौरी ने। Muhammad Ghori preparation was excellent. A battle was fought between the two in 1192 century in which Prithviraj was defeated and Muhammad Ghori occupied Delhi and eastern Rajasthan. अब क्या हुआ? सेकेंड बैटल फाइट हुई है और सेकेंड बैटल का रिजल्ट क्या था? मोहम्मद गौरी जो कि फुल प्रेपरेशन में आया था, ही फॉट विथ पृथ्वीराज एंड रिजल्ट वाज दैट पृथ्वीराज वाज डिफीटेड। जो पृथ्वीराज ने दिल्ली ऑक्यूपाई कर लिया था और जो ईस्टर्न राजस्थान का वो रूलर था, दे बोथ द प्लेसेस वर ऑक्यूपाइड बाय मोहम्मद गौरी। इज इट क्लियर टू यू एवरीबडी और नॉट? मैं आपको लाइन बाय लाइन डिस्क्रिप्शन दे रही हूँ। इनफैक्ट मैं इंग्लिश के साथ साथ आपको हिंदी में भी एक्सप्लेन कर रही हूँ ताकि आप लोगों को कोई डिफ़िकल्टी नहीं आए। सो लिसन टू माई वीडियो वेरी केयरफुली, ओके? नाउ वी आर मूविंग फर्दर। Between 1192 to 1206, the Turkish rule spread over Ganga, Yamuna, Doab, Bengal and Bihar. Muhammad Ghori defeated Prithviraj, the ruler of Kannauj, in the year 1194. अब क्या हुआ? जो मोहम्मद गौरी था उसको क्या मालूम पड़ चुकी थी? इंडियंस की वीकनेस मालूम पड़ चुकी थी। जो इंडियन रूलर्स थे वो लोग आपस में लड़ते रहते थे इन ऑर्डर टू ऑक्यूपाई द थ्रोन, ठीक है? अब जो ये जयचंद अकेला मोहम्मद गौरी का साथ दे रहा था, अब वो अकेला था, पृथ्वीराज को भी डिफीट कर दिया था, उसके साथ जितने भी नॉर्दर्न रूलर्स थे उनको भी उसने मतलब एक तरीके से डिफीट कर दिया था। तो अब उसको लगा कि ये बेस्ट चांस है मेरे लिए, मैं जयचंद ऑफ कन्नौज को डिफ़ीट करूं और उसकी जगह को भी ऑक्यूपाई करूं, क्योंकि कन्नौज की एक अलग ही इम्पोर्टेंस थी नॉर्दर्न इंडिया में। इज़ इट क्लियर? ओके। He went to Ghazni and appointed his two generals Qutbuddin Aibak and Bakhtiyar Khilji for the furthest conquest in India. अब वो चला गया गजनी वापस, लेकिन वो अपने पीछे कौन छोड़ के गया? टू अपने जनरल्स छोड़ के गया। कौन कौन से दो जनरल्स थे आपके? कुतुबुद्दीन ऐबक एंड बख्तियार खिलजी। और अब उनके मतलब शोल्डर्स पे था कि वो अब आगे की जो कैंपेन थी, आगे को जो इंडिया का जो कॉन्कर करेंगे पार्ट, वो कौन करेंगे? कुतुबुद्दीन ऐबक एज वेल एज बख्तियार खिलजी। ओके। Muhammad Ghori is considered to be the founder of the Turkish rule in India. ऐसा कहा जाता है कि मोहम्मद गौरी जो था, he was the founder of Turkish rule in India. अब ये हमको बता रहा है कि जो इंडियंस थे इतने मतलब वो पावरफुल रूलर्स थे, उनका क्या रीज़न था डिफीट होने का, दैट वी आर गोइंग टू सी नाउ। वो इंडियन रूलर्स थे, वो आपके बैटल ऑफ तराइन के अंदर मतलब डिफीट क्यों हुए थे, उसके रीजंस थे, दैट वी आर गोइंग टू सी। ओके, चलो नाउ लेट अस सी। द रूलर्स वर नॉट यूनाइटेड। ये तो आपको मालूम पड़ गया था कि जो रूलर्स थे आपस में लड़ते रहते थे। दे वर नॉट यूनाइटेड। दे डिड नॉट मेक कंबाइन एफर्ट टू सेव द नॉर्थ वेस्ट रीजन। उन लोगों ने मिलके इकट्ठा कोई एफर्ट भी नहीं करा कि वो नॉर्थ वेस्ट रीजन को सेव कर सकें। क्लियर? If they had been united, they would have stopped the Turkish rulers from further conquering the part of India. अगर वो लोग यूनाइटेड होते तो वो टर्किश रूलर को सप्रेस कर सकते थे, उसको रोक सकते थे कि वो और आगे ज़्यादा इंडिया के अंदर नहीं बढ़े। They were not aware of the fact that the Turks could extend their kingdom beyond Punjab. उनके दिमाग में कहीं तक भी दूर दूर तक ये नहीं था कि ये जो टर्क रूलर्स है ये पंजाब के आगे भी बढ़ सकते हैं, पंजाब के आगे भी इंडिया को कॉन्कर कर सकते हैं। Turkish soldiers were excellent archers and their horses were very superior as compared to the slow moving Indian elephant. इनके जो सोल्जर्स थे बहुत एक्सीलेंट थे तीरंदाजी के अंदर, और उसके अलावा जो उनके हॉर्सेस थे वो सुपीरियर क्वालिटी के थे
एज कम्पेयर टू द स्लो मूविंग एलिफेंट इंडियन एलिफेंट्स। जो इंडियन रूलर्स थे वो ना किस पे फाइट करते थे, एलिफेंट्स पे करते थे, और जो एलिफेंट्स थे वो बहुत क्या थे, स्लो थे। और उसके कंपेयर में जो हॉर्सेस वो लोग यूज़ कर रहे थे दे वर वेरी सुपीरियर, और उसके सुपीरियर थे। उसके अलावा जो इंडियन टर्किश सोल्जर्स थे वो एक एक्सीलेंट आर्चर्स थे। क्लियर एवरीबडी? These were the causes of the defeat in the Battle of the Rhine which the Indian rulers faced. अब पहले आप 1 मिनट यहाँ तक रिवाइज करो, उसके बाद हम लोग करेंगे द चोलास। ये आपकी बुक का लाइन बाय लाइन डिस्क्रिप्शन है, एक्सप्लेनेशन है बाय मी, और मैं आपको हिंदी प्लस इंग्लिश में समझा रही हूँ ताकि आपको कोई डिफ़िकल्टी नहीं हो समझने में। समझ में आ गया? ओके स्टूडेंट्स, अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे आ रहे हैं, दैट इज़ द चोलास। The Cholas were the most powerful rulers of the South India between 800 century to 1200 century. Tanjore was the capital. It was a beautiful city of palace and temples. जो चोलास थे वो बहुत मोस्ट पावरफुल रूलर्स थे ऑफ द साउथ इंडिया बिटवीन 800 सेंचुरी एंड द 1200 सेंचुरी। तंजौर वॉज द कैपिटल, उनकी कैपिटल थी तंजौर, और उन्होंने सिटी को बहुत ब्यूटीफुली डेकोरेट करा था, पैलेसेस को और टेम्पल्स को। दीज पैलेसेस कंसिस्ट ऑफ मैग्निफिसेंट बैंक्वेट हॉल, लार्ज गार्डन एंड द टेरेस, 5 or 7 stories building were also present. विजयालय वॉज द फाउंडर ऑफ चोला डायनेस्टी। इसको अंडरलाइन करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे फिल इन द ब्लैंक्स में भी पूछा जा सकता है एज वेल एज वन वर्ड में भी पूछा जा सकता है। राजा चोला एंड द राजेंद्र वर द मोस्ट पावरफुल रूलर्स ऑफ द चोला डायनेस्टी। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट राजा चोला. Raja Chola obtained a small kingdom, but in few years' time he built a large kingdom. Empire was organized. It had powerful army and navy. Raja defeated the Cheras of Trivantipuram in order to have control upon the trade with the Arabs on the western coast of India. ये एक बहुत पावरफुल रूलर था। ये जब इसने रूलर बना था तो इसके पास छोटी सी किंगडम थी, लेकिन धीरे धीरे इसने एम्पायर को एक्सटेंड कर दिया। जो इसकी एम्पायर थी वेल ऑर्गेनाइज थी, पावरफुल थी इसकी आर्मी एज वेल एज नेवी। He defeated the Cheras of Trivantipuram in order to have control upon the trade with the Arabs on the western coast of India. ये इसने चेरास को डिफीट करा था जो कि कहाँ के थे, त्रिवंतीपुरम के। और वो क्यों करा था? बिकॉज ही वांटेड टू कंट्रोल अपॉन द ट्रेड विद द अरब्स ऑन द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया. When he established his control upon the Malabar coast, he defeated the Pandyas of Madurai. He also occupied the northern region of Sri Lanka along with the magnificent capital city of Anuradhapura. अब इसने पांड्यास को भी डिफीट करा, उसके अलावा नॉर्दर्न रीजन्स में इसने ऑक्यूपाई करे, और इसने अपनी कैपिटल सिटी कौन सी बनाई थी? अनुराधापुरा. इज इट क्लियर? हाँ. Raja possessed one of the most powerful armies of his time. He defeated the Cholukyas in the Deccan. He also sent his navy to occupy the Maldives island. He also constructed Brideshwar temple at Tanjore. ये बहुत, इसकी आर्मी बहुत पावरफुल थी। इसने चलोकियस ऑफ डेक्कन को डिफीट करा था। इसने अपनी नेवी को भेजा था कहाँ पे? इन द मालदीव्स आइलैंड.
उसके अलावा इसके टाइम पीरियड में इसने बहुत अच्छा एक टेम्पल कंस्ट्रक्ट करा था, दैट इज़ बृहदेश्वर टेम्पल एट तंजौर. Okay, we have finished with Raja Chola, and now we are coming to his son Rajendra Chola. राजेंद्र चोला का जो किंगडम था वो टाइम पीरियड था वो कब से तक कब तक 1016 से लेके 1044 तक था. क्लियर एवरीबडी? ओके. Yes, Raja's son Rajendra Chola ascended the throne after his death. He was the most powerful than his father. He completed the conquest of Sri Lanka, which was started by his father. After crossing Kalinga, he defeated the ruler of Bengal. His army reached even up to Myanmar. The people welcomed Rajendra Chola as गंगाई कोंडा अ स्पेशल, ये इसको एक टाइटल दिया गया था और इसके जो वहाँ के रूलर्स थे उन्होंने इसको वेलकम करा था, इसको अपना रूलर माना गया था और एक टाइटल क्या दिया था, गंगाई कोंडा. His special ceremony was organized in order to welcome him. He laid the foundation of a new city called Gangaikonda Cholapuram. In 1025, Rajendra Chola raged a naval conquest. up to 1025 के अंदर उसने एक नेवल कॉन्क्वेस्ट मतलब फाइट अरोज करी थी. He sent his troop to Malacca Strait against the ruler of Shri Vijay. Shri Vijay was the ruler of Malaya, Java and Sumatra. He had control upon the sea route from India to China. He did not allow Chola ships and traders to sail through the Malacca Strait to China and the Malaya Peninsula. In the end, the Chola army stood victorious and the relation between the two countries became better. अब क्या हुआ, जो ये रूलर था ये इन लोगों को क्रॉस करने नहीं देता था और इस कारण जो ट्रेडर्स थे वो वहाँ से नहीं आ पाते थे. तो जो आपका राजेंद्र चोला था इसने अपनी नेवी को भेज के वहाँ पे अटैक करवाया और ही केम आउट विक्टोरियस. और फिर उसके बाद जब सी रूट्स खुल गए तो इन लोगों के बीच में क्या हो गया, ट्रेड रिलेशन बहुत अच्छे हो गए और रिलेशंस बहुत अच्छे हो गए. Now we are going to talk about the Chola trade. The two major ports of the Cholas were Kaveripatnam and Nagapatnam. Merchants and the traders visited Southeast Asia and China. The Cholas sent 3 trade missions to China in the year 116, 33 and 77. The merchants carried superior quality of cotton clothes, ivory, brocades, perfume, camphor, precious stones, sandalwood and glassware. The Cholas were the supreme power of the south for the next 100 years. They became weak by the constant war with the Chalukyas. ये लोग next 100 years तक बहुत powerful power थे और they became weak by the constant war with the Chalukyas. अब ये लोग वीक कब हुए, जब उनकी लगातार वॉर होती रही किनसे, चालुक्या से. The Pandyas of Madurai, the Yadavs of Devgiri, the Hoslas of Helbert and the Kakatiyas of Warangal established their position. ठीक है, अब तो इसके बाद we have completed the trade portion also. Now we are going to talk about the temples. Temples were also an important place in the life of the people. Their construction and the maintenance was a source of earning for many people.
जो टेम्पल्स थे वहाँ के लोगों की जो लाइफ थी उसके अंदर बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते थे। इसकी बनाने में और इसको मेंटेन करने में बहुत लोगों को क्या मिला हुआ था, मतलब नौकरी मिली हुई थी, जिसके कारण वो अपनी लाइवलीहुड अर्न करते थे। इट प्रोवाइडेड एम्प्लॉयमेंट टू द प्रीस्ट, म्यूजिशियन, डांसिंग गर्ल्स, कुक, फ्लोरिस्ट। इट बिकेम द सेंटर ऑफ एंटरटेनमेंट। इसने किस किस को नौकरी दी थी? पंडितों को, म्यूजिशियंस को, डांसिंग गर्ल्स को, कुक्स को, फ्लोरिस्ट को। इट बिकेम द सेंटर ऑफ एंटरटेनमेंट। फेस्टिवल, ये ना एक सेंटर ऑफ एंटरटेनमेंट था। फेस्टिवल्स वर हेल्ड इन द टेम्पल्स। इट बिकेम द सेंटर ऑफ लर्निंग, फेयर्स एंड रेसलिंग कॉम्पिटिशन। और उस टाइम जो डांस होता था टेम्पल्स में वो कौन सा था आपका? भारतनाट्यम, ठीक है। और टेम्पल्स वर कल्चरल सेंटर, वहाँ पे कल्चरल प्रोग्राम्स भी होते थे। कर्नाटक स्टाइल ऑफ म्यूजिक वॉज संग इन द टेम्पल हॉल। हॉस्पिटल्स वर ऑल्सो प्रेजेंट। Medicines were also available. So temples also served the purpose of town hall where the people discussed their local matters also. ठीक है, तो टेम्पल्स क्या थे? चोलास के अंदर बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते थे। और वहाँ पे इसके जो टेम्पल्स के कंस्ट्रक्शन में और उसकी मेंटेनेंस में क्या हुआ था? बहुत सारे लोगों को क्या मिला था? रोज़गार मिला हुआ था। किन किन को रोज़गार मिला हुआ था? पंडितों को, म्यूजिशियंस को, डांसिंग गर्ल्स को, कुक्स को, फ्लोरिस्ट को, एक्सेट्रा। इट बिकेम द सेंटर ऑफ एंटरटेनमेंट। फेस्टिवल्स वर हेल्ड इन द टेम्पल्स। इट बिकेम द सेंटर ऑफ लर्निंग, फेयर्स एंड रेसलिंग कॉम्पिटिशन। भारतनाट्यम डांस हैज़ इट्स ओरिजिन इन द टेम्पल। जो भारतनाट्यम डांस होता था वो कहाँ पे होता था? टेम्पल्स के अंदर होता था। और जो वो म्यूज़िक प्ले करते थे वो कौन सा था आपका? कर्नाटक म्यूज़िक। और वो टेम्पल के हॉल में मतलब परफॉर्म करा जाता था ताकि बहुत सारे लोग उसको एंजॉय कर सकें। और इन्हीं टेम्पल्स के अंदर हॉस्पिटल्स भी प्रेजेंट थे, मेडिसिन्स भी अवेलेबल थी। और जो ये टेम्पल्स थे वो एक टाउन हॉल का पर्पस वो करते थे सॉल्व। और वो जो जैसे कोई लोगों के बीच में कोई प्रॉब्लम अराइज हो जाती थी तो वो यहाँ पे आके सॉल्व करते थे। यस, अब हम आ रहे हैं आपके चोला इंस्क्रिप्शन पे। They provided major source of information about the Chola administration, their conquest, their village government, revenue collection, land grants. Copper plates were used to write the various information. Many times it was hung with the royal seal. Importance of inscription. अब कह रहे हैं कि जो इंस्क्रिप्शंस थे उनकी क्या इंपॉर्टेंस थी। Rajaraja's inscription on the wall of Brideshwar temple tell us about his victories and conquest. Tell us about his victories and conquest. He was given many titles. Queens also gave many gifts to the temple. The wall of the Tanjore temple contained information about the army regiment. There were elephants, foot soldiers, cavalry and navy. Rajendra Chola was Raja was a very good administrator. He used to give donation. There were many officers such as magistrate, revenue officers, temple manager, etc. The officers were given land grants in the form of salary. Brahmins were given the most of the land grants. Lands were given in the areas which were suitable for irrigation. और लैंड पे वो क्या उगाते थे? Fruit trees, canal water, pastures, open space, garden, village site, fish ponds, beehive, granaries. Previously, taxes was collected by the king of these places, but now it was collected by a person who was given a land. The person who received the land could dig well, plant trees, build halls.
Now we will be talking about the Chola government. Settlement of the peasants was called as Ur. Group of the villagers that performed a larger unit was called Nadu. Village council and the Nadu had administrative function such as giving justice and collecting tax. Rich peasants of Vela caste had significant control upon the affairs of the Nadu. The Chola king granted the rich peasant the title like Moovendulam. Brahmins often received land grants. Large number of Brahmin group emerged in the Kaveri Valley. Association of the traders were known as Nagaram. They performed the administrative function. The Sabha had a separate committee to look after the irrigation work, garden, temples, etc. Now we are coming to Sabha and Ur. Sabha assisted by the king, administrative officer in the measurement of land which was under the cultivation collected the land revenue. This tax was sent to the central government. It could be paid in the form of cash or kind. They used to solve the dispute related to the land, water and irrigation. It also maintained tanks, road and temples. So सबा और उर में से कौन से इम्पॉर्टेंट मतलब था? सबा था, क्योंकि ये किंग को क्या करते थे? असिस्ट करते थे इन द एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क. और वो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क क्या था आपका? मेजरमेंट ऑफ लैंड. और जो लैंड आपकी कल्टीवेशन के अंडर में थी उससे वो लोग लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करते थे और वो लैंड रेवेन्यू किसको भेजते थे? सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजते थे. इट कुड बी पेड इन द कैश और द काइंड. जो लैंड रेवेन्यू था वो या तो पैसों में दे सकते थे या फिर किसी चीज़ के रूप में दे सकते थे. दे यूज टू सॉल्व द डिस्प्यूट रिलेटेड टू लैंड, वाटर एंड इरिगेशन. अगर कोई डिस्प्यूट अराइज हो जाता था तो ये लोग सॉल्व करते थे. वो डिस्प्यूट किससे रिलेटेड होना चाहिए था? लैंड, वाटर एंड इरिगेशन से. इट ऑल्सो मेंटेन टैंक्स एंड रोड्स एंड टेम्पल्स. और इसके अलावा वो किसकी मेंटेनेंस में ध्यान देते थे? टैंक्स, रोड्स एंड द टेम्पल्स. सो चिल्ड्रन, विद दिस आई हैव कम टू द एंड ऑफ द चैप्टर एंड now I have given you question plus answer. You have to do neatly in your history copy. और अब मुझको किसी से ये नहीं सुनने को मिलना चाहिए कि आप लोगों को क्वेश्चन आंसर्स ही नहीं समझ में आ रहे, जबकि मैं आपको वीडियो के अंदर ईच एंड एवरी डिटेल बता रही हूँ क्वेश्चन की. आपको वो पोर्शन भी निकाल के दे रही हूँ जहाँ पे आपका आंसर्स है, लेकिन आप लोग समझ ही नहीं पा रहे हो, तो इसलिए मैंने आपको क्वेश्चन आंसर्स लिख के दिए हैं. अब आपको इस काम को बिल्कुल नीटली करना है और अपने होमवर्क को क्या करना है? सबमिट करना है आपको 6 तारीख को. ठीक है. और इसके साथ हमारा जो सेकंड चैप्टर ऑफ द हिस्ट्री है वो क्या हो जाएगा? ख़त्म. नाउ लेट अस बिगिन विद द क्वेश्चन आंसर्स. सीधा होमवर्क क्वेश्चन नाउ. नेम द 3 मोस्ट पावरफुल रूलर्स ऑफ द प्रतिहारा डायनेस्टी. नागाभट्टा सेकेंड, Vatasarajya and the Bhoja were the most powerful king. Why were the Pratiharas, the Palas and the Rajputas in conflict with each other? These 3 dynasties fought with each other in order to occupy Kannauj. Who laid the foundation of the city called Gangaikonda Cholapuram? Rajendra Chola laid the foundation of the new city called Gangaikonda Cholapuram. What was the most noticeable feature of all the North Indian kingdom? North Indian kingdoms were broken into small kingdoms. आप लोगों ने देखा था ना, जो नॉर्थ की जो किंगडम्स थी वो क्या थी? छोटी छोटी किंगडम्स में ब्रेकअप हुई थी. अब आपका ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है. डिस्क्राइब द 2 बैटल ऑफ तराइन. The Battle of Tarain was fought between Prithviraj Chauhan, Muhammad Ghori,
between 1191 century and 1192 century. The first battle of Tarain, Prithviraj defeated Muhammad Gauri, but in the second battle of Tarain, Gauri defeated Prithviraj Chauhan. He was able to conquer Delhi and eastern Rajasthan. अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द चोला ट्रेड. Kaveripatnam and Nagapatnam were the two major ports during the Chola period. Merchants and the traders visited Southeast Asia and China. They carried superior quality of cottons, ivory brocades, perfume, camphor, precious stones and sandalwood and glassware. अब लास्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है. बैटल ऑफ तराइन भी इम्पॉर्टेंट है आपकी, और चोला ट्रेड भी बहुत इम्पॉर्टेंट है. तो आपको इन सारे क्वेश्चंस को लर्न करना है एज वेल एज नीटली करना है अपनी कॉपी में. सो आई एम कमिंग ऑन द लास्ट क्वेश्चन, दैट इज टेम्पल्स हेल्ड द सेंट्रल प्लेस इन द लाइफ ऑफ द पीपल. कमेंट. The temples held the central place in the life of the people. Their construction and the maintenance were the source of earning for many people. It gave work to the priests, musicians, dancing girls, cooks, and florists. Temples were the center of entertainment, contest of learning, fairs, wrestling competition. Bharatnatyam dance has its origin in South India. Carnatic style of music was sung in the temple hall. So children, अब आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा. मैंने वर्ड बाय वर्ड डिस्क्रिप्शन दिया है along with the question answers. All has to be completed in your book history copy very neatly, and you learn the answers also. Okay students, so I am taking now the leave. Have a good day and take care.